शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवां पहुंचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर मेरठ में। मेरठ वो शहर जिसका नाम हमारे इतिहास में दर्ज है। मेरठ वो शहर जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में होता है। सन 1857 में मेरठ देश की दूसरी बड़ी सैनिक छावनी थी और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की यहाँ के सैनिकों ने। आजादी की पहली लड़ाई का शंखनाद यहीं से हुआ था। दिल्ली चलो का नारा अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से आया था और इस नारे की गूंज 1857 में फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैली थी। सम्राट अशोक के काल में भी मेरठ एक बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। पौराणिक कथाओं में भी इसका बार बार जिक्र आता है। रामायण में मेरठ का जिक्र तब आता है जब बात होती है रावण की। रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं से थी। ये रावण का ससुराल कहा जाता है। महाभारत में जिस हस्तिनापुर के लिए पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई हुई, वो हस्तिनापुर यहीं मेरठ में था। जिस लाक्षागृह में दुर्योधन पांडवों को जलाकर मार देना चाहता था, वो लाक्षागृह दुर्योधन ने यहीं मेरठ में बनाया था। तो अब इतिहास से निकलकर, पौराणिक कथाओं से निकलकर बात करते हैं मेरठ के आज की। मेरठ यहाँ का एक बड़ा शहर है। राजनीति के लिहाज से भी ये काफ़ी अहमियत रखता है। मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब कहा जाता है। ये एक स्पोर्ट्स कैपिटल भी है जहाँ पर खेल से जुड़े उद्योग बहुत सारे चल रहे हैं। आप नाम ले लें, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, इनसे जुड़े जो भी सामान हैं यहाँ मेरठ में ही बनते हैं। मेरठ का ही बल्ला महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने थामा है, तो राहुल द्रविड़ ने भी। और यहाँ से क्रिकेटर भी निकले हैं। प्रवीण कुमार, भुवनेश कुमार टीम इंडिया में मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे मेरठ का नाता उद्योग से भी है और ये उद्योग जुड़ता है संगीत से भी। ब्रास बैंड्स का उद्योग भी मेरठ से आता है। दुनिया के कोने कोने में मेरठ में बने बिगुल बजते हैं। अब नजर चुनावों पर, क्योंकि बात हो रही है राजनीति की, तो यहाँ के जो चुनावी समीकरण है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं और मेरठ भी उनमें से एक है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहाँ की ज़्यादातर सीटें जीती थीं और मेरठ तो बीजेपी के ही नाम रहा है। पिछले 3 लोकसभा सीटों से यहाँ के बीजेपी के ही सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल। इस बार राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया गया है और बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो मेरठ में काफी धूम मचा रहा है। और अब इलेक्शन कार्निवाल पर जुड़ गए हैं वो शख्स जो मेरठ में जहां जा रहे हैं खूब सारी भीड़ जुटा रहे हैं। अरुण गोविल, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। धन्यवाद। मेरी आपकी मुलाकात इसी साल जनवरी में मुंबई में हुई थी जी। तब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी। तो दिल्ली से मेरठ तक का सफर मैंने तय किया और आपने मुंबई से मेरठ तक का सफर तय कर लिया। ये लंबा सफर क्यों तय किया है और ये फैसला क्यों? ये लंबा सफ़र तय इसलिए हुआ कि अचानक प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरे मन में यह आया कि मुझे 1 to 1 जाकर जन सेवा करनी चाहिए। रामायण के द्वारा हमने सेवा तो बहुत की, आध्यात्मिक सेवा की, संस्कृति की सेवा की, मॉरल्स की सेवा की, पर अचानक उस दिन मन में आया कि जन सेवा भी करनी चाहिए, 1 to 1 जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो वो बात मेरे मन में आई और फिर अचानक पता नहीं, या तो
मेरी बात राम जी ने भी सुन ली होगी, और फिर अचानक मैंने सुना एक दिन कि मेरा नाम मेरठ से कहीं चलना शुरू हुआ है। जी। तो मैंने टेलीविज़न में भी देखा, मुझे मित्रों ने भी बताया और भी लोगों ने बताया कि तुम्हारा नाम हमने पढ़ा, शायद टिकट मिल रहा है। तो मैंने कुछ ख़ास बात रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा भाई मुझे भी इतना ही पता है जितना आपको पता है, मैं भी टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और फिर अचानक एक दिन ये हुआ कि नाम जो है वो घोषित हो गया। ठीक है, आप मेरठ आपकी जन्मभूमि है, आपका जन्म यहाँ हुआ, लेकिन राजनीति रास आ रही है जितने दिनों में आपने यहाँ पे समय बिताया है। अभी पहली बात तो ये कि सो कॉल्ड राजनीति जिसे हम कहते हैं, हाँ। ठीक है, उसकी तो शुरुआत हुई नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ चुनाव में भाग लेना है, तो उसकी जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं, जनसंपर्क, बेसिकली मेरा काम है जनसंपर्क करना। बाकी तो जो संगठन है, वो पार्टी है, जो वो अपने आप, बीजेपी अपने आप देखेंगी कि किस तरह से चुनाव किया जाता है। तो मेरा जनसंपर्क का काम है, वो मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं सो कॉल्ड राजनीति जिसे आप कहते हैं ना, मैं वो शायद नहीं कर पाऊँगा, मतलब क्योंकि मुझसे वो होती नहीं है। मैं तो सीधा यहाँ जनसेवा करने आया हूँ, वही करूँगा जितना हो सकेगा। क्या कह रहे हैं मेरठ की जनता को जब आप उनसे मिलते हैं, या नहीं, वो मुझे आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। मतलब आज जैसे पूरे गांव में हम लोगों ने, कितने गांव में हमने वो एक रोड शो जैसा किया, हम लोग गए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ उनको अभिवादन कर देता हूँ और बाकी का काम वो अपने आप कर देती हैं। मतलब आप ये देखिए, वो गांव की वो औरतें जो कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलती, सारी औरतें गली में आ जाती हैं, मुंह पर पर्दा है, उनके घूंघट उन्होंने लगाया हुआ है और फूल फेंक रही हैं, ऊपर से फूल बरसा रही हैं। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ कि मुझे आप वोट दीजिए या मुझे ये कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ मैं ऐसे ही अभिवादन करता हुआ निकल जाता हूँ और बाकी का काम वो लोग अपने आप कर देते हैं, अपने आप कर लेते हैं। ये बताइए कि आर्टिकल 370 में जो मूवी है, जो आप हाल में रिलीज हुई, आपने वहाँ पर पीएम मोदी का किरदार निभाया और फिर रामायण में राम का। तो ये जो रियल लाइफ किरदार होते हैं, असल ज़िंदगी में जब आप इस तरह के मैदान में या अखाड़े में उतरते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है? उसका फ़ायदा वो मुझे नहीं पता कि लोग कितना उसका फ़ायदा करते हैं, लेकिन मतलब श्री राम के जो चरित्र करने से ऑफ कोर्स मुझे जो पहचान मिली, एक वो पहचान लोगों के रिएक्शन में आती है, क्योंकि मुझे देखते ही जय श्री राम के का उद्घोष होने लगता है, तो वो पहचान तो है। और पहचान अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा होती है। डायरेक्ट फ़ायदा और किसी तरह का ना हो, पर पहचान का तो फ़ायदा होता है। और जहाँ तक 370 का प्रश्न है, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज जय श्री राम ओवरटेक्स एवरीथिंग। आप कह रहे हैं कि जो रामायण ने आपको पहचान दी, उसका फ़ायदा इस बार मिल सकता है इन चुनावों में? नहीं, मैंने बताया जैसे मुझे पहचान तो मिल गई ना उससे, तो अब लोगों का चुनावी जो फायदा, जिसमें हार जीत का चुनावी फैसला फायदा होता है, मुझे लगता है होगा, ज़रूर होगा। हाँ। क्योंकि जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ सबका, पहले भी इस पहचान से मुझे प्यार, स्नेह, सम्मान मिलता रहा है, लेकिन अब यहाँ जब मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ तो वो प्यार, स्नेह, सम्मान बढ़ गया है पहले से, ये जानते हुए भी कि मैं चुनाव में हूँ। इसका अर्थ ये है कि दे हैव एक्सेप्टेड मी एंड दे आर ready to give सहयोग to me, you know, जी that kind of a बिल्कुल। thing। पौराणिक कथाओं में भी मेरठ का जिक्र है। जी। जब रामायण में इसका मेरठ का जिक्र आता है तो ये रावण का ससुराल है, मंदोदरी का घर है, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरठ का नाम जैसा हमें मालूम था पहले महाराष्ट्र था जी। तो मैं जो थे वो मंदोदरी के पिता थे, मैं राक्षस, तो उस नाते रावण के ससुराल हुई। हाँ। तो राम उतरे हैं रावण के ससुराल में, चुनावी मैदान में, उस द्वंद में? नहीं, उतरना तो नहीं पता मुझे, पर मैं आया ज़रूर हूँ। चलिए। पर अरुण जी, 1988 में आप इलाहाबाद भी गए थे। एक तरह से वहाँ भी आपका एक डेब्यू हुआ था, राजनीतिक डेब्यू। आपने कैंपेन किया था एक कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, लेकिन उसके बाद आपने पॉलिटिक्स परस्यू नहीं की। बाय चॉइस था या फिर मौके नहीं मिले या फिर आप बहुत बिजी थे, हुआ क्या था उसके बाद? नहीं, पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कभी रहा नहीं। मुझे बहुत बार ऑफर्स हुए, हाँ। पर मेरा मन नहीं था कभी भी राजनीति करने का। पर अचानक, जैसे मैंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मेरे मन में आया कि जनसेवा करनी चाहिए, और जनसेवा करने के लिए ये एक अच्छा मौका मुझे मिला
कि मेरा नाम यहाँ से दिया गया, और क्योंकि मेरी ये जन्मभूमि थी तो इसलिए ये मुझे और भी कहते हैं ना 1+1=2 हो गया, तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर लगता नहीं कि आप कह रहे हैं कि कभी ये चॉइस नहीं था, बाय चॉइस आपने इसको ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन आप जब उतरे हैं या फिर जुड़े हैं इस रास्ते से तो मुश्किल होगी, उसका भी एहसास है, चुनौतियां भी बहुत होंगी। चुनौतियाँ ज़िंदगी में नहीं होती क्या? होती हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं, है ना। मेरे लिए ये एक प्रोफेशन नहीं है, मैं इसे प्रोफेशन मानकर नहीं चल रहा हूँ। आई विल नॉट नेवर बी अ करियर प्रोफेशनल, करियर पॉलिटिशियन एट ऑल। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं यहाँ जन सेवा करने आया हूँ और मैं वही करूँगा। और एक आखिरी सवाल, क्यों वोट दे मेरठ की जनता आपको? मुझे मेरठ की जनता क्यों वोट नहीं दे, ये आप बताइए। चलिए, यहाँ की जनता मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप मुझे वोट देंगे? मैं इनके पास जाती हूँ। वोट देंगे? वोट देंगे? हम गोविंद जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि ये मोदी जी का सपोर्ट है। आप सपोर्टर हैं, आप वोट देंगी बीजेपी के प्रति? देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से देश में सुशासन और सुव्यवस्था दी है, विकास की राह पर उसको अग्रसर किया है, और हमारे लिए राम जी के प्रतिबिंब अगर हम कहें, राम की छवि अगर आप आंखें बंद करेंगे तो भारतीय जनता आज भी अरुण जी को जानती है, तो इसलिए हम तो जरूर करेंगे। जनता का भरोसा यहाँ दिख रहा है और अरुण जी आपकी अपील भी काम आ रही है, लेकिन आप बहुत स्पोर्टिंग हैं, इसीलिए जाने से पहले जो हमने एक राउंड वहाँ किया था मुंबई में, कुछ वैसा ही मैं करना चाहूँगी। मैं आपको एक एक शब्द दूंगी और उसका आपके लिए क्या मतलब है आप उसका जवाब दे सकते हैं, चाहे एक सेंटेंस में, चाहे। कोशिश करूंगा अगर जवाब दे पाया तो। ओके। पहला शब्द है चुनाव। चुनाव किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोटर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, चुनाव और वोटर। वोटर भी उतना ही जरूरी होता है। उम्मीदवार। ये सारे जो आप शब्द पूछ रही हैं ना, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वोटर उम्मीदवार को देखकर ही अपना वोट देता है। चलिए, आप जोड़ते जा रहे हैं, तो मुद्दे भी वोटर कंसीडर करता है कि हमारे जो अभी तक जो लोग थे उन्होंने कुछ किया है तो वोट उन्हीं को जाता है, उन्होंने नहीं कुछ किया है तो वोटर बदल देता है। बिल्कुल। और एक आखिरी शब्द, सरकार सुशासन में बिलीव करना चाहिए, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। और उसे सबका दुख दर्द, सिर्फ मतलब जो हम पूरे देश में जो भी लोग होते हैं, जहाँ भी होते हैं, उनका दुख दर्द जो है वो उनको सरकार को पता होना चाहिए, उनकी समस्याएं पता होनी चाहिए, और उसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है, बिकॉज शुरुआत वहीं से होती है, तभी वो सब नीचे तक आता है। बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़े, और बेस्ट विशेस आपके इस नई जर्नी के लिए, और आपके भविष्य का फैसला मेरठ की जनता तय करने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मेरठ में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। कुछ देर पहले हम बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल को सुन रहे थे, जो इसी मंच पर यहाँ की जनता से अपील कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है अरुण गोविल को कड़ी टक्कर देने के लिए। दोनों कैंडिडेट्स, समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा और बीएसपी के देवव्रत त्यागी, इस वक्त कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर हमारे मंच पर भेजा है इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राजपाल सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, आपका स्वागत है इलेक्शन कार्निवल में, और साथ ही अमरदीप त्यागी जी जो देवव्रत त्यागी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप दोनों का स्वागत। लेकिन पिछली बार आप दोनों की पार्टियां साथ थी, तो जो मौजूदा सांसद हैं उनको कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार दो अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग कैंपेनिंग चल रही है, तो रास्ता आसान आपने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए कर दिया। देखिए, ये आपने ठीक कहा कि पिछली बार दोनों पार्टियां साथ थीं, लेकिन जो भी कारण रहे हों, ये जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाने कि वो आज क्यों कॉम्बिनेशन में नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आज भी जो मुकाबला है वो सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स में है, भाई देवव्रत त्यागी और अरुण गोविल। इस बार के जो समीकरण हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई देवव्रत त्यागी को टिकट देकर बहन मायावती जी ने एक
त्यागी जो कोर वोटर हैं बीजेपी के रहे थे, लेकिन आज नहीं है। बिरादरी में बहुत रोष था, लेकिन जब से बहन मायावती जी ने टिकट दिया है बिरादरी में बहुत जोश है। तो आप अमरदीप जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त फेवरेबल जो माहौल लग रहा है, अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं तो बीएसपी के पक्ष में होगा। लेकिन मैं यहाँ समाजवादी पार्टी को लाना चाहूंगी। सामने अरुण गोविल हैं, एक बड़ा चेहरा, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। तो ऐसे में जो इंडी गठबंधन है, इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका चेहरा क्या होगा? आप लोग जनता के पास जाकर किस चेहरे की बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा दलित महिला है। पहली दफ़े देश आज़ादी के बाद पहली दफ़े इंडिया गठबंधन से या कोई भी किसी भी दल से पहली दफ़े दलित महिला इस सीट पर लड़ रही है। और जो ये कैंडिडेट है हमारा गठबंधन का, ये 12 लाख वोटों पे लड़ रहा है चुनाव। और त्यागी जी हमारे मित्र के लड़के हैं, सुभाष चंद्र त्यागी जी के, इनके बारे में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बसपा चुनाव में कहीं नहीं है। दलित प्रत्याशी होने की वजह से 12 लाख वोट जो हमारी है, सुनीता वर्मा जी कम से कम, अरे तर्क सुनिए, 2 लाख वोटों से जीतेंगी, 2 लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से जीतेंगी। चलिए अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अगर एनडीए कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, तो इंडिया अलायंस के लिए चेहरा क्या है? आप अपने वोटरों से क्या कह रहे हैं? ये जो राम बना कर लाए हैं, नकली राम, ये चल नहीं रहा मेरठ में। आपने पल्लवपुरम में विरोध देखा होगा, कितना विरोध हुआ है। और स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए अपनी समस्या हल करने के लिए। सुनीता वर्मा जी स्थानीय कैंडिडेट है। अरे त्यागी जी नहीं चल पा रहे हैं। त्यागी जी का दलित 4 लाख 4.5 लाख वोट सुनीता वर्मा को जा रहा है, 4.5 लाख वोट सुनीता वर्मा को जा रहा है। चलिए शांत रहे। अभी देख लो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। चुनाव हार रहे हैं, सुनीता वर्मा जीत रही है 2 लाख वोटों से। देखिए, मैं एक बार बता देना चाहता हूं, जो ये मुस्लिम वोट्स को बार बार खींचना चाहते हैं, इस बार मुस्लिम कोई वोट देने वाला नहीं है। देखिए, जब से योगी जी ने बुलडोजर चलाए हैं मुस्लिम भाइयों के मकानों पर, और समाजवादी पार्टी के पास कम से कम 100 एमएलए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी यदि धरना प्रदर्शन किया हो मुस्लिम भाइयों के पक्ष में या उनके घरों को तोड़ने से रोका हो, तो मुझे बता दीजिए। आप मुस्लिम्स की खाली वोट लेना जानते हैं, उनको बचाना नहीं जानते। अरे तुमने घर तोड़े, तुम्हारी पार्टी ने उनके घर तोड़े, हमने तो मदद की है, हम तो हर जगह गए हैं। पर इंडिया अलायंस तो अपना कुनबा भी समेट के नहीं रख पा रहा है इस इलाके में। आरएलडी ने आपका साथ छोड़ दिया है, इसका नुकसान भी इंडिया अलायंस को होने वाला है। हमारा कुनबा मजबूत है, हमारा कुनबा मजबूत है और बीजेपी घबराई हुई है। चलिए हम अब मुद्दों की बात करेंगे। गठबंधन, उम्मीदवारें और जो जाति समीकरण है, इस पर चर्चा काफी हो गई। मैं सीधे मुद्दों पर आती हूँ। मेरठ की जनता के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मैडम देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि हाई कोर्ट बेंच पिछले 50 सालों से हम लोग, मैं अधिवक्ता हूँ, हमारे राज्यपाल जी भी अधिवक्ता है, हमने ये 50 साल से मांग कर रहे हैं। योगी जी से भी कह दिया, प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि हमें हाई कोर्ट की बेंच दो। और यहाँ की कम से कम इतनी जनता है, हमने कम से 3 महीने तक यहाँ पे हड़ताल की है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। जी देखिएगा, ये बीएसपी का गढ़ रहा है, पहले से बीएसपी की छीट रही है लोकसभा की। पिछली बार भी विजयी हुए थे, किसी कारणवश हरा दिया गया था। यहाँ पे बीएसपी के सिवा कोई प्रत्याशी नहीं। साइकिल चलेगी, साइकिल। चलिए तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। जी मैं सपा वालों से और उनसे भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल भाजपा के सांसद रहे या मेरठ में, उन्होंने दिखाई नहीं दिए 15 साल तक सांसद भाजपा के, एक कोई काम नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष जी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में 450 दंगे हुए थे, किस मुंह से आप जनता में जाएंगे? इस परीक्षा में सबसे बलवान वोटर होता है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सोचकर अब वोटर को ये तय करना है कि उनका प्रतिनिधि कौन बने। देखना होगा कि गिनती वाले दिन मेरठ से क्या नतीजे आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और एनडीटीवी के थैंक यू इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने के लिए, इलेक्शन कार्निवल में शामिल होने के लिए। शुक्रिया।
युवा देश के युवा वोटर भी इन चुनावों को लेकर खासे उत्साहित हैं और इस वक्त मेरे साथ मेरठ के 2 युवा संगीत विद्यार्थी इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहे हैं, पुष्कर शर्मा और अमन शर्मा। आप दोनों का इलेक्शन कार्निवल में स्वागत है और ये दोनों यहाँ आए हैं हमारे मन से देशभक्ति का एक गीत सुनाने के लिए, यहाँ मौजूद ऑडियंस को और हमारे टीवी के दर्शकों के लिए। तो शुरू करें आप। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। आज दिल की रंजिशें मिटा के आज भेदभाव सब भुला के आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हों राग के, जैसे शोला मिलके बने आग के, जिस तरह चराग से जले हैं चराग, वैसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिलके चलो, 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 चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। और ये कारवां पहुंचा हुआ है मेरठ। ब्रेक से पहले हम बीजेपी के प्रत्याशी जो मेरठ से हैं, अभिनेता अरुण गोविल से बात कर रहे थे। तो अरुण गोविल की काफ़ी धूम है यहाँ पर, लेकिन हमको पता चला है कि मेरठ में एक और शख्स भी है जो फिल्मी पर्दे से जुड़ा हुआ है और काफ़ी धूम मचा रहा है। तो हम अब इनवाइट करेंगे सनी देओल का। सनी देओल यहाँ पर मंच पर आए इलेक्शन कार्निवल के। आइए सनी देओल जी। सनी देओल या फिर मुझे लगा सनी देओल, लेकिन सनी देओल जैसी शक्ल तो नहीं लग रही है, या फिर सनी देओल ही है, असली सनी देओल है आप? भाई देखिए, मेरा नाम राजीव है और मैं अपने शहर मेरठ का रहने वाला हूं और शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ने, शायद सभी लोग मेरे पुराने परिचय भी हैं जो 20 साल से 25 साल से मुझे जानते हैं। आपके शहर के ही हैं राजीव और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहे हैं। तो सनी देओल को का ही आप रोल अदा करते हैं या फिर और भी किरदार हैं जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं सनी देओल साहब को ही अपना गुरु मानता हूं और आज मैं जो भी कुछ हूँ सनी देओल साहब की वजह से ही हूँ। मैं जितने भी सारे टीवी चैनल पे शो करता हूँ सनी देओल बनकर ही शो करता हूँ। चलिए फिर जनता को कुछ दिखा दें, उनका मनोरंजन कर दें। बस मैं तो आज आप लोगों के सामने खुलकर कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, डायलॉग बोलना चाहता हूँ। और सबसे पहले आप लोग हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 एनडीटीवी न्यूज चैनल के लिए बढ़िया वाली ताली बजाते हैं आप, जो हम जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं। भाई सनी देओल साहब के कितने फैन हैं यहाँ पर ये बताइए? सभी हैं, ज्यादातर सभी हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायलॉग आप लोगों से पूछना चाहूंगा और मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा आप लोगों से। सिंह साहब दी ग्रेट एक फिल्म थी सनी देओल साहब की, बड़ी फेमस डायलॉग था सनी देओल साहब का कि आप लोगों को एक बात समझा देना चाहता हूं, आप लोगों को एक बात समझा देना चाहता हूं, दुनिया बुरी इसलिए नहीं क्योंकि बुरे लोगों के हाथों में ताकत है, दुनिया बुरी इसलिए नहीं क्योंकि बुरे लोगों के हाथों में ताकत है, दुनिया बुरी इसलिए क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते।
विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। आप लोगों से बात पूछ लेना चाहता हूं, भाई साहब थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज आप। जनता की वजह से नेताजी होते हैं या नेताजी की वजह से जनता होती है? जी जी, तो आप नेताजी के लिए भी और जनता के लिए भी बढ़िया वाले ताली बजाते हैं आप सभी, क्योंकि दोनों की वजह से सब कुछ है। बहुत शुक्रिया राजीव, आप आए इस मंच पर और एंटरटेन किया हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को। शुक्रिया और मोर पावर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत हेक्टिक होगा, बहुत सारा चुनावी प्रचार करना है, लेकिन अरुण गोविल को पार्टी ने यहाँ उतार के आप लोगों की जो मेहनत थोड़ी कम कर दी है, तो रास्ता थोड़ा आसान हो गया। देखिए, मैं सबसे पहले एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है, और हम जिस दल और विचारधारा के लोग हैं, हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। माननीय मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है और योगी जी के द्वारा जो प्रदेश में काम हो रहे हैं, हम उन काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब अरुण गोविल जी की बात आती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर राम में माहौल बना हुआ है, और जिन्होंने भगवान राम का अभिनय किया, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे पार्टी नेतृत्व ने मेरठ की देवतुल्य जनता के बीच में उन्हें भेजा है, तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ, ये मेरठ सीट जो थी वो बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती थी, फिर भी 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काट दिया गया और अरुण गोविल को यहाँ मैदान में उतार दिया गया। कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा था ना, कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से मौजूदा सांसद का टिकट कट गया। नहीं, माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और संगठन में भिन्न भिन्न दायित्वों पे उन्होंने काम किया है। ये एक प्रक्रिया है, 3 बार लगातार वो यहाँ के सांसद रहे हैं, अभी भी हमारे वो नेता हैं। अभी इस पूरे चुनाव की कमान राजेंद्र अग्रवाल जी ने संभाल रखी है। हम लोग, हमारे लिए पद नहीं, हम कार्यकर्ता जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो हमारा कार्यकर्ता है, वो व्यक्तिवादी नहीं है। हम लोग के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में, और उसके बाद स्वयं हम लोग हैं। इसीलिए हमारा सब कार्यकर्ता पहले देश को देखता है। तो आप किन मुद्दों को लेकर अपने वोटरों के पास लौट रहे हैं कि वो बीजेपी का सांसद यहाँ से लोकसभा के लिए भेजें? मुद्दे हैं या फिर एक चेहरा है मेरठ से अरुण गोविल जी का चेहरा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा? आज सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित है और विकास भी हो रहा है। तो विकास के मुद्दों को लेकर हमारे 10 साल का काम देश के अंदर और 7 साल का काम हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, हम उन सब काम को लेकर अपने देवतुल्य नागरिकों के बीच में जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जनता की तरफ से भी मैं ले लेती हूँ आपके लिए। अगर ये लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुद्दों को लेकर बात हो रही है, आपके लिए मुद्दा क्या है जिस पर आप चाहते हैं कि आपका सांसद गौर करे जो नया चुना हुआ सांसद बने? ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दें। वो दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का कद हो, या 2 देशों के बीच हो रहे युद्ध के बीच भारत के बच्चों को सुरक्षित निकालना हो, या पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हो, या धारा 370 हो, या अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के। तो मेरठ की जनता के लिए भी मुद्दे हैं जिस पर आपको गौर करना होगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो सीमा से जुड़ा मुद्दा हो। तोमर जी, आज विश्व जिस तरह के माहौल से गुजर रहा है, आज हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा महंगाई को अपनी पकड़ में रखा है, यानी महंगाई को कम करने का काम किया है, तो सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ। नहीं तो आप देख सकते हैं अमेरिका जैसा जो विकसित देश है उसकी हालत देखिए। आप अन्य ब्रिटेन से जैसे अन्य ऐसे देश है जो विकसित देश है, लेकिन यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण यहाँ हम लोगों ने फिर भी देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया है। 2014 से पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि जब सीमाओं पे प्रधानमंत्री जाने का सिर्फ दौरे की बात करते थे और ऊपर से आदेश होता था दूसरी तरफ से कि इधर नहीं आना है, तो देश का प्रधानमंत्री अपना दौरा निरस्त कर देता था। लेकिन आज ये खुशी की बात है
कि किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने आंख उठाकर बात कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त धन्यवाद। निकाला इलेक्शन कार्निवल के लिए धन्यवाद। और एनडीटीवी के इस मंच पर आने के लिए। शुक्रिया तोमर जी, थैंक यू। अब हमारे इलेक्शन कार्निवल से जुड़ रहे हैं दो युवा सिंगर्स जो अपनी देशभक्ति को जोड़ रहे हैं उनके संगीत से और अपील कर रहे हैं आप सभी को। लोकेश और अनमोल, स्वागत है आपका इलेक्शन कार्निवल में, और आप हमारे ऑडियंस और दर्शकों को क्या सुनाना चाहते हैं? चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गए, नफ्स जमती गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सही माले को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत खूब, बहुत खूब। अब युवा वोटर भी हैं आप मेरठ के, तो एक सवाल जाते जाते, आज चुनावों को लेकर उत्साह है आप में? बिल्कुल, चुनावों को लेकर उत्साह है क्योंकि हम देश के युवा हैं और हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे कंधों पर ही टिका हुआ है। और जो भी हमारी पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, हम युवा बस यही चाहते हैं कि हर पार्टी अपने युवा पीढ़ी के लिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे और हमारे लिए रोजगार और हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाए। इसी नोट पर इलेक्शन कार्निवल में एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्दी।
चुनाव हमारे देश में कार्निवल है, उत्सव है, मेला है। ऐसे में कला और संस्कृति से जुड़े लोग कैसे इससे अलग हो सकते हैं। इलेक्शन कार्निवल के मंच पर अब मेरठ की कवित्री कोमल रस्तोगी हमारे साथ है। कोमल जी शुक्रिया। और चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, आपने बहुत कुछ देखा होगा तो लिखा भी होगा, तो बिना कुछ वक्त गवाए हमारे दर्शकों को यहाँ पर और ऑडियंस को भी कुछ सुना दें। देखिए, सबसे पहले आपका एनडीटीवी का बहुत आभार इस तरह का कार्यक्रम मेरठ में आयोजित करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता को जागरूक करता है, मतदान की ओर प्रेरित करता है और उन्हें ये बताता है कि उनका एक एक वोट, एक एक विचार कितना कीमती है, मतदान में कितनी शक्ति है। 2 पंक्ति सबसे पहले एनडीटीवी के इस कार्निवल के लिए देना चाहूँगी, उसके बाद एक गीत सुनाऊंगी। फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, हाँ फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, आया मतदान का फेस्टिवल, हाँ आया मतदान का फेस्टिवल। एनडीटीवी ने बना दिया जिसको कार्निवल, फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल। अब मैं गीत जो मैंने विशेषकर मतदाताओं के लिए लिखा है, आपकी बात से ज़्यादा शक्ति आपकी वोट में है, तो कम बोलिए और ज़्यादा तोलिए। अपने मन में, अपने मस्तिष्क में और शक्ति दिखानी है तो अपनी इस उंगली की दिखाइए, अपनी वोट की दिखाइए। यहाँ आप किसी भी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार उसी की बनेगी जिसको आप अपना मत देंगे। तो मतदान के दिन घरों से अवश्य निकलिएगा, समय से वोट कीजिएगा। एक गीत आप सबके लिए लिखा है, सुनाते हैं। बिल्कुल नया गीत है कि जागो जागो देशवासियों, सुन लो मेरी पुकार। जागो जागो देशवासियों, सुन लो मेरी पुकार। प्रजातंत्र के महापर्व को हो जाओ तैयार। प्रजातंत्र के महापर्व को हो जाओ तैयार। पहले वोट डाल आना और फिर करना जलपान। पहले वोट डाल आना और फिर कर पा जलपान। एक एक वोट जरूरी है, बस इतना रखना ध्यान कि वोट की ताकत से देखो बदला है ये परिवेश। विश्व पटल पर हौले हौले बदल रहा है देश। विकसित हो भारत अपना, ये सपना हो साकार। विकसित हो भारत अपना, ये सपना हो साकार। प्रजातंत्र के महापर्व को हो जाओ तैयार। जागो जागो देशवासियों, सुन लो मेरी पुकार। प्रजातंत्र के महासमर को हो जाओ तैयार। बहुत खूब कोमल जी। और यही वो अधिकार है, मत अधिकार है, जिसका प्रयोग हर एक वोटर को सोच समझ कर करना है। बहुत बड़ी ताकत है अपना उम्मीदवार चुनना, अपनी प्रतिनिधि को लोकसभा तक पहुंचाना। तो आज इलेक्शन कार्निवल में मेरठ से इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि हम रोज़ जुड़ेंगे आपके साथ। इलेक्शन कार्निवल लेके एक नया शहर रोज़ शाम को आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का चुनावी बुखार वहाँ पर चढ़ा हुआ है। और कोमल जी, आखिर में चलते चलते जो एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल के लिए आपने लिखा है वो एक बार चलते चलते आप सुना दीजिए। फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, हाँ फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, आया मतदान का फेस्टिवल, हाँ आया मतदान का फेस्टिवल। एनडीटीवी ने बना दिया जिसको कार्निवल, फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।